तो अगला मैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है कि थोड़ा सा डिफॉर्मेशन करेंगे। देखो डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, उसकी साइज शेप को चेंज करना, वॉल्यूम को चेंज करना, क्या होगा डिफॉर्मेशन, यही तो था डिफॉर्मेशन। अब देखो डिफॉर्मेशन, छोटा डिफॉर्मेशन करेंगे उसके लिए क्या होगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या है, एक फोर्स जो नीचे की ओर लगाया जाता है और वही ऊपर की ओर लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स, और पर यूनिट एरिया रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस। कुल मिला के नीचे लोड बोल लो, नीचे जितना फोर्स लगाएंगे डिफॉर्मेशन उतना ज्यादा होगा। लेकिन थोड़े डिफॉर्मेशन के लिए हम क्या बोलेंगे कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है कि नहीं है? और वो भी कैसे, देखो मान लो कि ये हमारे पास कोई वायर है, ठीक है कि नहीं, इसकी लेंथ इतनी है, ओके। और हम क्या करते हैं, हमने लोड बढ़ाया, लोड मतलब हमने नीचे की ओर डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाया। मान लो कि फोर्स मैं मान लो कि 1 यूनिट, 1 बढ़ाया, कितना 1 डिफॉर्मिंग फोर्स, 1 बढ़ाया, मतलब मैं स्ट्रेस मान लेता हूँ, अपने स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेस, क्योंकि वही क्या हो जाएगा, पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे, मैंने स्ट्रेस 1 बढ़ाया, स्ट्रेन भी कितना आया 1। फिर मैंने क्या किया, स्ट्रेस 2 कर दिया, मतलब नीचे लोड और बढ़ा दिया मैंने, तो स्ट्रेन भी कितना हो गया 2। मैंने 3 किया तो स्ट्रेन भी कितना हो गया 3। आया समझ में नहीं आया? तो मतलब देखो मैंने क्या किया, स्ट्रेस को डबल किया, 1 से 2 किया, स्ट्रेन कितना हो गया डबल। मैंने यहां से स्ट्रेन 3 टाइम्स किया, स्ट्रेस भी कितना हो गया, नहीं स्ट्रेस 3 टाइम्स किया तो स्ट्रेन भी कितना हो गया 3 टाइम्स। आया समझ में नहीं है? लेकिन फिर मैंने क्या किया, स्ट्रेस 4 कर दिया तो स्ट्रेन भी कितना हो गया 4। आया समझ में नहीं है? लेकिन यहां तक डिफॉर्मेशन कितना हुआ, डिफॉर्मेशन यहां से यहां तक हुआ डिफॉर्मेशन। आया समझ में नहीं? कहां से हुआ, यहां से यहां तक हुआ डिफॉर्मेशन। इस छोटे से डिफॉर्मेशन के लिए मान लो इधर से मैंने स्ट्रेस कर दिया 4 टाइम्स, स्ट्रेन भी कितना हो गया 4 टाइम्स। आया समझ में? तो इतने से डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस जितने गुना बढ़ेंगे उतने गुना स्ट्रेन भी बढ़ जाएगा, जितने गुना स्ट्रेन बढ़ाएंगे, स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतने गुना क्या बढ़ जाएगा, स्ट्रेन बढ़ जाएगा। किसके लिए, छोटे से डिफॉर्मेशन के लिए। बड़ा डिफॉर्मेशन करेंगे तो ये लॉ फॉलो नहीं होगा, आगे हम पढ़ेंगे कैसे नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? तो इधर मैंने ये लिख रखा है कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ऐसा समझ में नहीं है? स्ट्रेन का मतलब समझ आता है, स्ट्रेन क्या है, उसकी लेंथ चेंज होना स्ट्रेन है, और स्ट्रेस क्या है, उसपे फोर्स, उसपे लोड। पहले 1 kg लटकाया थोड़ा सा बढ़ेगा, 2 kg लटकाया और बढ़ेगा, 3 kg लटकाया और नीचे क्या बढ़ाते जा रहे हैं, फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, यही तो है। और उससे हो क्या रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स से हो क्या रहा है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो क्या बढ़ रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है। आता समझ में? तो जैसे जैसे हम क्या बढ़ेंगे, लोड बढ़ेंगे वैसे वैसे, मतलब स्ट्रेस बढ़ेंगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो वही मैंने लिख रखा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। किसके लिए, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, याद रखना, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। अब देखो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के, और इस कांस्टेंट को हम बोले इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट। और इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा फिर, इसको मैं इधर भेज दूं स्ट्रेस, नीचे भेज दूं स्ट्रेन को, तो इधर क्या रहेगा के कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जिसका इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट के ज्यादा होगा वो इलास्टिक का, इलास्टिक का ज्यादा होगा, या बोलो उसकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी। अरे समझ में नहीं आ रहा? और जिसका के कम आएगा उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसकी इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगी, कम होगी। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? ओके। अब देखो ये के ज्यादा कम कैसे आ सकता है, मेरे पास एक
मेरे पास दो वायर है, मेरे को दोनों को 1 mm उसकी लेंथ इंक्रीज करनी है। डिफॉर्मेशन मेरे को कितना करना है? 1 mm का। मतलब स्ट्रेन मेरे को कितना है? 1 mm स्ट्रेन है मेरा, दोनों का ही 1 mm। एक को मेरे को 1 mm बढ़ाने के लिए स्ट्रेस मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब स्ट्रेस लगाना पड़ेगा कितना? ये फोर्स और वही उसका स्ट्रेस हो जाएगा ना पर यूनिट एरिया पर। तो मेरे को एक के लिए 1 mm बढ़ाने के लिए मेरे को 2 न्यूटन की जरूरत पड़ी, 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा जो है, मान लो मेरे पास एक ये वायर है और दूसरा मेरे पास ये वायर है, दो मेरे पास वायर है, ठीक है। मेरे को इसकी लेंथ इंक्रीज करनी है कितनी? 1 mm, यहां से यहां तक, और इसकी भी कितनी करती है? यहां से यहां तक, ठीक है कि नहीं? ओके, मतलब स्ट्रेन कितना है हमारा? 1 mm। कितना मान लो? 1 mm हमारा क्या है? स्ट्रेन, ठीक है नहीं? स्ट्रेन दोनों का एक जैसा है। अब जिसका स्ट्रेस ज्यादा ज्यादा होगा उसका कांस्टेंट ये ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो इधर तो 1 ही आ जाएगा दोनों के लिए। और देखो मेरे को इस वायर को 1 mm बढ़ाने के लिए 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जरूरत पड़ती है स्ट्रेस, और इसको बढ़ाने के लिए मेरे को 40 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जरूरत पड़ती है, ठीक है कि नहीं? तो बताओ के किसका ज्यादा होगा? 40 वाले का। क्यों? क्योंकि एक यहां तो एक तो क्या 20 आएगा एक के लिए, इसके लिए कितना आएगा यहाँ पर 20 अपॉन 1, 20 कांस्टेंट कितना है? 20। इसके लिए कितना आएगा? 40। तो के किसका ज्यादा हुआ? सेकंड वाले का, इसका। तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा किसकी होगी? सेकंड वाले की। आया समझ में? नहीं आया? ये दो। अगला देखो, लेकिन क्या सभी मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं? नहीं, मोस्ट ऑफ मटेरियल, सब नहीं, मोस्ट ऑफ मटेरियल ओबे। ओबे का मतलब क्या है? पालना करना या मानना या फॉलो करना, रूल फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ द मटेरियल ओबे दिस रूल, ओबे दिस लॉ, ठीक है नहीं? एंड सम ऑफ द मटेरियल आर नॉट ओबे दिस लॉ। जैसे रबर फॉलो नहीं करता है, हमारे आयोटा में जो टिश्यू होते हैं ना, इलास्टिक टिश्यू, वो फॉलो नहीं करते हैं, आगे पढ़ेंगे उसका क्या। लेकिन ज्यादातर स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए ये लॉ फॉलो करते हैं मटेरियल, मोस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है नहीं? आया समझ में पूरा हुक्स लॉ या नहीं आया? आगे अगला जो है हम बोलेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये रफ कर दो। ये वायर है, ठीक है। देखो अब देखा, ये कोई वायर है, देखो मैं ग्राफ कैसे बनाते वो बता रहा हूं। ये हमारे पास कोई वायर है, लेकिन कुछ टर्म ऐसी थी जो कल नहीं बताई थी मैंने, उसके लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। ये कोई वायर है, देखो हमें पता है कि स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए तो कौन सा रूल फॉलो होता है? हुक्स का रूल फॉलो होगा। इसका मतलब क्या है कि यहां से हम मान लो कि हमने स्ट्रेस कर दिया 1, इधर मैं स्ट्रेस लिख रहा हूं और इधर लिख रहा हूं स्ट्रेन, ठीक है कि नहीं? हमने स्ट्रेस को 1 किया, स्ट्रेन में कितना हो गया? 1। स्ट्रेस को 2 किया, स्ट्रेन में कितना हो गया? 2। स्ट्रेस को 3 किया,
थोड़ा थोड़ा ही बढ़ेगा। स्ट्रेस को 3 किया, स्ट्रेन भी कितना हो गया 3। स्ट्रेस को 4 किया, स्ट्रेन भी कितना हो गया 4। इधर देखना, मैंने स्ट्रेस को 2 टाइम्स किया, स्ट्रेन भी कितना हो गया 2 टाइम्स। स्ट्रेन को 1 से 3 किया, 3 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 3 टाइम्स। स्ट्रेस को मैंने 4 टाइम्स किया, ये कितना हो गया 4 टाइम्स। मतलब जिस मान लो जितना हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे, जितने गुना स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतने गुना क्या बन जाएगा, स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा। किसके लिए, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। आता है समझ में, नहीं आता? लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने 4 से स्ट्रेस को 5 किया, देखो यहां तक जो है, यहां तक स्ट्रेस कितना 4 तक, तो मैं इधर मान लो स्ट्रेस मैंने नीचे से हटाया, लोड हटाया, तो स्ट्रेस कम हो गया, खत्म हो गया। तो ये क्या करता है, वापस अपनी कंडीशन में चला जाता है। मतलब इसमें इलास्टिसिटी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो मैं जैसे ही क्या करता हूं, 4 से 5 करता हूं, क्या करता हूं 5, मैंने स्ट्रेस बढ़ा दिया, स्ट्रेन हो जाता है 6। कितना हो गया 6। मतलब मैंने क्या किया, स्ट्रेस को 5 टाइम किया, स्ट्रेन कितना हो गया 6 टाइम। क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, नहीं समझ में आया क्या? तो एक पॉइंट हमारा कहां तक है, एक पॉइंट हमारा 4 पर आया, ये वाला 4 स्ट्रेस था, इसमें मैंने कितना किया, थोड़ा सा 5 किया, कितना किया 4 से स्ट्रेस मैंने ज्यादा कर दिया 5, तो स्ट्रेन कितना हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया 6 हो गया। मतलब यहां पर प्रोपोर्शनल रूल फॉलो नहीं हो रहा है। कहां तक फॉलो हो रहा था 4 तक, तो 4 यहां पर क्या हुआ, जो 4 है ना स्ट्रेस, ये क्या एक प्रोपोर्शनल लिमिट है, क्या है प्रोपोर्शनल लिमिट। आया समझ में, नहीं आया 4 तक। अब लेकिन मैंने 5 किया, आया समझ, ये समझ में आई। अगला मैंने कर दिया 5, ये कितना हो गया 6, मैंने 6 किया, ये हो गया 8 या 6.7। मतलब कोई प्रोपोर्शनल रूल फॉलो नहीं हो रहा है, अरे समझ। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैंने ये 6.5 हो गया, मैंने इस स्ट्रेस को 6 कर दिया, अब मैं इधर छोड़ता हूं, लोड हटाता हूं, तो स्ट्रेस 0 कर दिया मैंने, फिर भी ये क्या कर रहा है, वापस जा रहा है, कहां तक 6 तक वापस जा रहा है। स्ट्रेस 6 है तब तक ये क्या कर रहा है, वापस जा रहा है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसकी अभी तक है, लेकिन ये जो है रुख से लॉ को ओबे नहीं करता। आया समझ में, नहीं आया? आ गया। अब एक पॉइंट आया 7, मैंने स्ट्रेस कितना कर दिया 7, कितना कर दिया 7। इस 7 में स्ट्रेस जैसे करता हूं तो क्या हो जाता है, ये थोड़ा और बढ़ता है, लेकिन अब की बार मैं वापस स्ट्रेस हटाता हूं तो ये वापस जाता ही नहीं, क्या है, वापस जाता ही नहीं। इसका मतलब इसकी लिमिट कहां तक है वापस जाने की, इलेक्ट्रिसिटी लिमिट कहां तक है इसकी 6 तक। कहां तक है 6 तक। तो इस 6 को मैं बोल दूंगा यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। आया समझ में? तो ये क्या है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, ये क्या है मैक्सिमम स्ट्रेस है, जहां से वापस जा सकता है, मतलब इसकी इलास्टिसिटी खत्म नहीं हुई है। आया समझ में? और यदि इससे जैसे 7 किया तो इसकी इलास्टिसिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब ये वापस हम लोड हटा भी देंगे तो वापस नहीं जाएगा। आया समझ में, नहीं आया? तो क्या हो गया, ये 6 जो है क्या है इलास्टिक लिमिट, या इसको मैं बोल दूं यील्ड पॉइंट, क्या बोलेंगे यील्ड पॉइंट। आया समझ में, नहीं आया? अब ये वापस नहीं जाएगा, तो मतलब इसका बिहेवियर कैसा हो गया है, इस इलास्टिक लिमिट से या इलास्टिक यील्ड से हम जैसे ही ज्यादा करेंगे स्ट्रेस, तो ये कौन से बिहेवियर में आ जाएगा, प्लास्टिक बिहेवियर। किसमें आ जाएगा, प्लास्टिक बिहेवियर। तो हम उसको बोल देंगे ये मटेरियल अब कौन से कंडीशन में आ गया, ये परमानेंट सेट में आ गया। किसमें आ गया है, परमानेंट सेट में आ गया। तो यहां जो है इससे जो ज्यादा है हम बोलेंगे प्लास्टिक लिमिट से ज्यादा यदि हम स्ट्रेस करेंगे
तो जो स्ट्रेस जो मटेरियल हो किस में आ जाएगा, परमानेंट सेट में। ठीक है कि नहीं? अब जो डिफॉर्मेशन हुआ है, इस डिफॉर्मेशन को हम बोलेंगे परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? परमानेंट डिफॉर्मेशन, या इसको नाम दे देंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या नाम देंगे? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। आया समझ में? नहीं आया? अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने कर दिया, अब मैंने स्ट्रेस कर दिया 8। क्या कर दिया? 8। स्ट्रेन हो गया 9। मैंने कर दिया स्ट्रेस को कर दिया 10, स्ट्रेन हो गया 15। बढ़ गया? कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा। स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन रैपिडली बढ़ जाएगा। इसका मतलब समझ में आया क्या? यील्ड पॉइंट के बाद, यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट के बाद यदि हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस में चेंज करते हैं तो स्ट्रेन एकदम से बढ़ जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। आ रहा समझ में? नहीं आया? आया समझ में? नहीं आया? ठीक है। अब देखो 10, अब मैं स्ट्रेस करता हूं 11, स्ट्रेन हो जाता है 20। आया समझ में? नहीं आया? आया समझ में? अब दूसरा, अब मैं जैसे ही स्ट्रेस को करता हूं कितना, 12। क्या किया? 12। अब मैंने स्ट्रेस को 12 कर दिया। ठीक है, स्ट्रेस तो इसमें जो स्ट्रेन है वो आ चुका है कितना, हाँ 25 मान लो। आया समझ में? हाँ। अब देखो ये 12 है ना, ये 12 तक स्ट्रेस स्ट्रेन कितना है? 25। अब यदि मैं 12 से, यदि मैं 12 से अब देखो, अब मैं 12 से घटा दूं, मतलब वापस मैं 11 कर दूं, फिर भी स्ट्रेन रुकेगा नहीं। अब स्ट्रेन क्या हो जाएगा? बढ़ता ही जाएगा। ये 25 था, हो सकता है 30 हो जाए। मैंने इसको और कम कर दिया, 10 कर दिया, फिर भी बढ़ रहा है। मतलब ये 12 एक ऐसा पॉइंट है जहां से मैं क्या करूं, स्ट्रेन को, स्ट्रेस को कम भी कर दूं या लोड को हटा भी दूं, कम भी कर दूं, रिड्यूस भी कर दूं। मतलब 12 से बढ़ाना तो अलग बात है, बढ़ा दे तो और ज्यादा हो जाता, लेकिन इस पॉइंट से यदि हम घटा भी दें, रिड्यूस भी कर दें स्ट्रेस को या लोड को, फिर भी स्ट्रेन कम नहीं होगा। मतलब कम मतलब बढ़ता ही जाएगा। कम का क्या मतलब? बढ़ता जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलेंगे अल्टीमेट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोल देंगे। देखो एक बात इधर वापस देख लो, ये यील्ड पॉइंट है। देखो यील्ड पॉइंट पर जितना भी स्ट्रेस होता है ना, उसको एक नाम से जानते हैं, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट कौन सा? इसके बाद जो है यील्ड पॉइंट एक ऐसा स्ट्रेस, उस एक पॉइंट पर ऐसा स्ट्रेस जिसके बाद जो है वो क्या करेगा, इलास्टिक लिमिट, मतलब वो वापस नहीं जाएगा। ऐसा पॉइंट है। जो वहां यील्ड पॉइंट पर जितना स्ट्रेस होता है ना, उसको हम बोलेंगे क्या, इलास्टिक स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे? यील्ड स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे? यील्ड स्ट्रेंथ। तो यहां यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है? 6। यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ है क्या? यील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रेस है कहां पर? इलास्टिक लिमिट पर। आया समझ में? नहीं आया? आ गया? दूसरा, अब देखो ये 12, इसके बाद क्या हो रहा है, वो वापस नहीं, हाँ उससे यदि इस 12 से यदि कम भी कर देगा, फिर भी ये स्ट्रेन तो बढ़ता ही रहेगा। ऐसा हो रहा है। ये कैसा पॉइंट आया? तो ये क्या, ये हाईएस्ट क्या है? स्ट्रेस है। क्या है? हाईएस्ट है कि नहीं है? ज्यादा कितने, ये स्ट्रेस कितना सहन कर सकता है? 12 तक, इससे ज्यादा नहीं। तो ये क्या है? हाईएस्ट हाँ स्ट्रेस। उसके बाद क्या होगा, यदि स्ट्रेन घटा भी देंगे ना स्ट्रेस, फिर भी ये क्या होगा, तार पतला है, पतला होता जाएगा और लंबा होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? अब देखो ये हाईएस्ट स्ट्रेस है और इसको एक, हाँ हाईएस्ट, हाँ हाईएस्ट स्ट्रेस, ठीक है।
अब देखो, इसको हम बोलते हैं, ये जो हाईएस्ट स्ट्रेस कितना है 12, इसको हम बोल सकते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे? अल्टीमेट, हाँ अल्टीमेट टेंसाइल, हाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ। आया समझ में? और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से जितना स्ट्रेस है उससे, ये क्या एक तरह का स्ट्रेस है, लेकिन इसको हम नाम क्या दे दिया? स्ट्रेंथ। ये 12 क्या है? हाईएस्ट स्ट्रेस। और यही क्या है? स्ट्रेंथ। तो हाईएस्ट स्ट्रेस मतलब मैं बोलूं इस तार की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है? 12। इसका मतलब ये 12 हाईएस्ट स्ट्रेस है। इसके बाद हम यदि स्ट्रेस को घटा दें, लोड को नीचे घटा देंगे, फिर भी क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक पॉइंट कम भी कर देंगे, लेकिन ये तार क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इस पॉइंट पे आके टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो देखो, मान लो कि इस पे हाईएस्ट था, अब देखो, अब इसका जो है कोई प्रभाव नहीं, अब कम करो तो ठीक, कम नहीं करो तो ठीक, फिर भी वो नीचे तो आएगा ही आएगा। मान लो ये इतना नीचे आ गया, मतलब इसकी लंबाई बढ़ गई, नीचे खींच रहा है, और क्या हो गई? लंबाई बढ़ गई। इसका मतलब इसमें तार ज्यादा लंबा हो गया, तो इसको बोलेंगे वो कैसा है? डक्टाइल। कैसा है? डक्टाइल। मतलब यदि हाईएस्ट स्ट्रेस मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद फ्रैक्चर पॉइंट, मान लो यहां पर ये टूटा, ठीक है, तो इतनी ज्यादा ये डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब तार इतना और लंबा हो गया। मान लो यहां टूट जाता तो कितना ही लंबा होता, तो फ्रैक्चर पॉइंट ये हो जाता हमारा, नहीं तो फ्रैक्चर पॉइंट ये। इसका मतलब ये तार लंबा, मतलब खींच के तार हम बना सकते हैं, इसको ज्यादा तार है, ज्यादा लंबाई से खींच सकते हैं, यही तो मतलब हुआ इसका। तो इस कारण हम इसका बोलेंगे कि ये जो हमारे पास तार है वो कैसा है? डक्टाइल। मान लो ये लेंथ कम ही होती, यहां तक, यहां हुआ हाईएस्ट, अब थोड़ा सा नीचे बढ़ा, टूट गया, तो हम बोलेंगे वैसा है ग्रेटर। आया समझ में? नहीं है ये। अब इसको बेस बना के हम क्या करते हैं, मान लो ये पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलेंगे? फ्रैक्चर पॉइंट। क्या पूरा समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ये पूरा समझ में? अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं कैसे क्या होता है। ये हटा दो, हाँ ये इधर मैं बनाऊंगा इसको। ये तुमको नोट करना है तो कर लेना, मैंने यहाँ लिख रखा है, नोट करना है तो जो है उसमें से कर लेना, वीडियो में से। हाँ अब देखो, इधर मैं लिख रहा हूं स्ट्रेस और इधर लिख रहा हूं स्ट्रेन, ठीक है कि नहीं? ये ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, कर्व। देखो ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ए यहां तक ए है। देखो जब ग्राफ सीधा होता है तो प्रोपोर्शनल होता है, पता है तुमको? नहीं पता? मतलब जितने गुना स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतने गुना स्ट्रेन बढ़ जाएगा। देखो यहां देखो ग्राफ में ए ओ से ए ये दिख रहा है, सीधी लाइन दिख रही है, तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेंगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। तो देखो द रीजन बिटवीन ओ एंड ए द कर्व इज लीनियर। क्या कर्व लीनियर सीधा है? क्या है? इन दिस रीजन हुक्स लॉ ओबेड। यहां तक ओ से ए तक हुक्स लॉ क्या होगा? फॉलो होगा। यही तो होता है हुक्स लॉ, मतलब प्रोपोर्शनल का। और ये वापस भी आ जाएगा, यहां पर छोड़ेंगे वो लिख रखा है, इन दिस रीजन बॉडी विल गेन ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव एंड सॉलिड बिहेव लाइक इलास्टिक बॉडी। आता समझ? ये रीजन। अब देखो, अब हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा ये जो है इस टाइप का ग्राफ हमें मिला, ये पॉइंट है बी। क्या है? पॉइंट बी।
अब देखो सीधी लाइन है क्या, ए से बी तक क्या सीधी लाइन है, नहीं है ना, हाँ ये ऐसा है, मतलब ए से बी तक जो स्ट्रेस है स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं, तो ये द रीजन बिटवीन ए टू बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज नॉट प्रोपोर्शनल, बॉडी इज रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। लेकिन यहां पर हम बॉडी को छोड़ देंगे बी पर तो ये वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी, लेकिन वहां पर क्या फॉलो नहीं हो रहा है, प्रोपोर्शनल हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। एंड व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव, जब डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करेंगे तो बॉडी वापस अपने खुद के डायमेंशन में आया समझ में। अब एक पॉइंट बी, ये वाला बी पॉइंट है ना, देखो यहां ए है ना, इसको बोलेंगे ए तक, इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट, क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। पॉइंट बी, अब देखना एट द पॉइंट बी इसको हम क्या बोलेंगे, यील्ड पॉइंट बोल देंगे या इलास्टिक लिमिट बोल देंगे। क्या खास है इसकी, इसकी खास बात यह है कि ये लास्ट पॉइंट है, जैसे हमने वहां कितना लिया था, 5 लिया था, 6 लिया था, 6 नहीं हमने 5 लिया था शायद, जो मैंने एग्जांपल लिया था 5 लिया था कि 5 के बाद हम 6 करेंगे तो 5 तक ही वापस जाएगा, 6 तक वापस 6 करेंगे तो वापस नहीं जाएगा, तो 5 था वो बी पॉइंट, ठीक है इतनी। और वहां पर 5 जो था वो क्या एक स्ट्रेस था, उस स्ट्रेस को नाम दे देंगे कहां गया, यील्ड स्ट्रेंथ, क्या नाम दे देंगे, आया समझ में। तो बी पॉइंट को हम बोल देंगे यील्ड पॉइंट, क्या बोलेंगे यील्ड पॉइंट, या इसको एक और नाम दे देंगे क्या, इलास्टिक लिमिट, ओके इलास्टिक लिमिट। अब देखो दूसरा, अब देखो इधर से हम क्या करेंगे, जैसे ये पॉइंट बी को क्रॉस करेगा, स्ट्रेस जैसे बी को क्रॉस करेगा, प्रोपोर्शनल लॉ तो यहां तक खत्म हो गया था बी तक, उसके बाद जैसे हम बी के बियॉन्ड जाएंगे, स्ट्रेस को बी के बियॉन्ड बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी इसको, आया समझ में। और वो कैसा बिहेव करने लगेगा, प्लास्टिक जैसे, ठीक है कि नहीं। और देखो जैसे हम क्या करेंगे, अब स्ट्रेन स्ट्रेस देखो ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट कहां पर होगा, देखो ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, क्या इससे ऊपर कोई लाइन है स्ट्रेस की, नहीं है ना, ग्राफ में हाईएस्ट यही है, ठीक है। और बी पर ये था स्ट्रेस, बी पर ये था, और ये पॉइंट हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी। देखो कितना सा स्ट्रेस, इतना सा हमने स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेन कितना बढ़ गया, इतना ज्यादा स्ट्रेन बढ़ गया, मतलब यहां लोग बी के बाद हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस में चेंज करेंगे या लोड में चेंज करेंगे तो लोड चेंज होगा तो स्ट्रेस अपने आप चेंज हो जाएगा, और जैसे थोड़ा सा भी स्ट्रेस में चेंज करेंगे तो स्ट्रेन रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा, मतलब तार की लंबाई बढ़ जाएगी, ऐसा कहने का मतलब है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हाईएस्ट पॉइंट। और यहां पर मान लो कि हमने वहां पर कितना लिया था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, जितना भी लिया था 8 या 7 या 8 9 ऐसा कुछ लिया था, जो एग्जांपल लिया था हाईएस्ट 12 था शायद, 12 कितना था 12, तो 12 क्या है हाईएस्ट स्ट्रेस, हाईएस्ट स्ट्रेस। और उसको हम बोलेंगे टेंसाइल, क्यों बोला, क्योंकि तार है ना, तार को खींच के लंबा कर रहे हैं, उसमें जो स्ट्रेस आता है उसको टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। इस कारण इस बी पॉइंट पर जितना स्ट्रेस होगा, मतलब ये वाला, मान लो इधर मैंने 12 लिया था, मैं इधर 12 ले लेता हूं, इसको बोलेंगे क्या, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्या बोलेंगे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ है क्या, स्ट्रेंथ एक स्ट्रेस है, लेकिन वो कैसा है, हाईएस्ट, ठीक है। और इस बी पर जो स्ट्रेस है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ, क्या बोलेंगे, ये पता है ना, नहीं पता है, यील्ड स्ट्रेंथ। और वो यील्ड स्ट्रेंथ कितनी थी, शायद 6 थी 5 थी, ऐसा कुछ थी, ठीक है। अब देखो, अब डी पे क्या है, हाईएस्ट स्ट्रेस है, और उसको नाम दे दिया मैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, इधर हाईएस्ट है, इधर देखिए ये वाला पॉइंट देखना, क्या ये डी से ऊपर है कि नीचे, नीचे, इसका मतलब हमने क्या कर दिया भाई, डी है ना, डी तो ये है,
वो यहाँ पर मिल रहा है हमें, और इससे ये वाला पॉइंट यहाँ पर है। तो मतलब हमने क्या कर दिया, स्ट्रेस को घटा दिया है। फिर भी क्या स्ट्रेन घटा है क्या, पहले स्ट्रेन यहाँ तक था, अब स्ट्रेन यहाँ तक, मतलब इतना बढ़ गया है, समझ में, इतना बढ़ गया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस को लेकिन स्ट्रेन कम बढ़ रहा है। और एक पॉइंट आएगा यहाँ पर, ये पॉइंट आएगा यहाँ पर ई, यहाँ पर मैंने लिख रखा होगा द पॉइंट, ये पॉइंट बी वाला हो गया। इफ द स्ट्रेस इंक्रीज फर्दर, यील्ड पॉइंट के बाद हमने यील्ड पॉइंट तक, यील्ड स्ट्रेन तक उसके बाद पढ़ते हैं। इफ द स्ट्रेस इंक्रीज फर्दर, स्ट्रेस increase rapid, strain increase rapidly and body does not regain its original dimension, and when load is removed material is in permanent set, ठीक है, और मटेरियल किस में आ गया, परमानेंट सेट में आ गया। एंड दिस डिफॉर्मेशन इज परमानेंट डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अगला पॉइंट, एट पॉइंट डी, in the graph maximum stress is experienced by body and this stress is known as ultimate tensile strength. This stress is called stress, stress ही तो है, 12 क्या था, स्ट्रेस था, उसको हम क्या मान लिया, हाईएस्ट है। हाँ, वो स्ट्रेंथ है किसकी, हाईएस्ट स्ट्रेस है किसका, हाँ बॉडी का, उसको हमने नाम दे दिया अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। बियॉन्ड दिस लिमिट, अब इससे हम क्रॉस करते हैं डी से, आप स्ट्रेस को क्या कर दो, कम भी कर दो, लेकिन वो स्ट्रेन कम नहीं होगा। और एक पॉइंट आएगा ई, वहां पर ये बॉडी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी। इस ई को हम नाम दे दिया फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। और एक हमने एक और बात पढ़ी थी कि एफ डी और ई के बीच में, डी और डी एंड ई लेयर है पास पास में, इसका मतलब बॉडी कैसी है, ग्रेटर, क्या है, भंगुर, जैसे नहीं होता अपना कंक्रीट वगैरह, कोयला वगैरह मारो बिखर जाते हैं, उस टाइप का। और तार को देख लो, लंबी हो जाती है। तो और ई एंड ई क्या है, दूर दूर है ना, तो क्या होगा, तो ये जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, तो ग्रेटर, और दूर होंगे तो लार्ज डिस्टेंस, ऐसे लिख दो, लार्ज डिस्टेंस, ऐसे लिख देता हूँ, डी एंड ई ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो बॉडी कैसी होगी, डक्टाइल, ठीक है, डक्टाइल, ठीक है इतनी, ओके। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये कोयले वगैरह की बात कर रहे हैं पास में, और ये किसकी बात कर रहे हैं, वायर्स की बात कर रहे हैं। रबर, देखो रबर का ऐसा है कि उसमें वो ये रूल ऑबे नहीं करता, ठीक है, रबर का देखेंगे, हाँ वो कई गुना खुद से बढ़ सकता है, वो इतना छोटा सा है, वो खुद से 2-3 गुना बढ़ जाएगा, फिर टूट जाएगा, ठीक है कि नहीं, आया समझ में, नहीं आया पूरा। अब देखो मैंने कहा कुछ जो मटेरियल होते हैं वो क्या ऑबे नहीं करते हैं, हुक्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ये हटा दूं क्या, हाँ देखो एक बात और है कि ये जो ग्राफ है सबके लिए एक जैसा नहीं होगा, तो एक लाइन लिख लेना कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वेरी फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, ये ध्यान रखना। हाँ अब देखो हमारे हार्ट में
एओर्टा होता है, क्या करता है वो? एओर्टा क्या करता है? प्योर ब्लड को सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी में। हार्ट से निकलती है सबसे बड़ी नली बोल दूं वो, ठीक है ना। तो उसमें जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू तो होंगे उसमें, और रबर, ऐसे कुछ ये ऑब्जेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, ये अपने साइज से ज्यादा बढ़ सकते हैं। मतलब उनकी साइज मान लो 2 सेंटीमीटर है मतलब रबर की, तो वो 6-7 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। ये क्या, ये जो है ये रूल कौन सा, हुक्स लॉ, उसको फॉलो नहीं करते हैं ये। उनका जब हम बनाएंगे ग्राफ तो कुछ इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का। ये स्ट्रेस है और इधर क्या है, स्ट्रेन। और हमारा जो रूल था हुक्स लॉ, वो कैसा, उसमें ग्राफ कैसा मिल रहा था हमें, ऐसा सीधा मिल रहा था इस टाइप का, फिर ऐसे करके ऐसे। लेकिन ये लॉ जो है वो कहां तक कुछ मटेरियल मैंने कहा ना फॉलो नहीं करते हैं। तो कौन कौन से, जैसे कि बात करूं अपने टिश्यूज ऑफ एओर्टा, इलास्टिक टिश्यूज ऑफ एओर्टा एंड रबर वगैरह है ना, रबर वगैरह वो क्या करते हैं, ये लॉ फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं लिख लेता हूं some material like rubber, elastic tissue of aorta, elastic tissues of aorta are not follow हुक्स लॉ, ठीक है। और ऐसे जो ये क्या करते हैं, अपने से अपने ओरिजिनल शेप साइज से 3 से 4 टाइम्स क्या हो सकता है, इंक्रीज, तो इनका डिफॉर्मेशन ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स, क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स या इलास्टोमर्स, ठीक है। तो विच कैन बी स्ट्रेच्ड, some substance like rubber and elastic tissue of aorta stretched can be stretched to cause large deformation या large strain are called elastomers। आया समझ में नहीं है, इलास्टोमर्स क्या होते हैं, क्या होता है इलास्टोमर्स, बताओ बताओ। हाँ अभी तो मैंने पढ़ा है। और कुछ ऐसे मटेरियल सब्सटेंस होते हैं, जैसे रबर होता है, रबर मान लो रबर इतना सा है ना,
और उसको तुम कितना ही खींच लो वापस चला जाएगा, है ना, और एक सर्टेन कंडीशन टूट जाएगा। कितना खींच सकते हो उसको, था इतना, आप उसको खींच के इतना बड़ा कर सकते हो। मान लो इसकी जो लेंथ थी 1 मीटर, कितनी थी 1 मीटर, आपने इसको खींचा कहां तक 6 मीटर तक, मतलब कितने 6 गुना इसको ज्यादा आप खींच सकते हो नहीं सकते हो। इनको हम बोलेंगे इलास्टोमर्स। क्या बोलेंगे? इलास्टोमर्स। या हमारे जो एओर्टा है, हार्ट के अंदर एओर्टा होता है ना, उसके जो टिश्यू होते हैं वो भी इस टाइप के होते हैं, आप उनको ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो। ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? इलास्टोमर्स। आया समझ में? नहीं आया? वही तो मैंने लिखा है कि सम सब्सटेंस लाइक रबर इलास्टिक टिश्यू ऑफ एओर्टा कैन बी स्ट्रेच टू कॉज लार्ज स्ट्रेन। इतना ज्यादा स्ट्रेन। अब आप दूसरा कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे कि आयरन का तार ले लो। अब क्या आप इतना लंबा खींच के कर सकते हो क्या? रबर के जितना नहीं कर सकते ना, मतलब छोटा सा स्ट्रेन आएगा उनमें, और ये तो अपने खुद से 5-6 गुना ज्यादा लंबा हो सकता है, आराम से हो सकता है, 2-3 गुना ज्यादा आराम से लंबा हो सकता है। तो उनको हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच करके एक लंबा स्ट्रेन, लार्ज स्ट्रेन बना सकते हैं। और ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं इलास्टोमर्स। और ये जो है कौन से रूल फॉलो नहीं करते हैं? हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता, वो मैंने लिख रखा है। सम मटेरियल लाइक रबर इलास्टिक टिश्यू ऑफ एओर्टा आर नॉट फॉलो हुक्स लॉ, मतलब प्रोपोर्शनल लॉ फॉलो नहीं करते। तो ऐसा तुमको कोई क्वेश्चन मिल जाए कि सारे के सारे मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं, नहीं। दूसरा, पूरे डिफॉर्मेशन के लिए क्या इलास्टिक लॉ फॉलो होता है? क्या बोले, हुक्स लॉ फॉलो होता है? नहीं। एक स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए हुक्स लॉ फॉलो, ध्यान रखना। आया समझ में? नहीं आया? अगला हेडिंग है इलास्टिक या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इतना ही। थोड़ा सा कर लेते हैं उसके बाद, हाँ थोड़ा सा कर लेते हैं बस। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताओ बताओ बताओ। अभी तो मैंने बताया रे के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट के बताया था कि नहीं बताया था? क्या था वो? हाँ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। के इज इक्वल टू क्या होता है? हाँ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, रेशियो ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये आया समझ में? नहीं है? और ये क्या है? मेजरमेंट है किसका? इलास्टिसिटी का। बता दिया। और देखो ये होता है 3 टाइप का। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। हमने पढ़ा ना स्ट्रेन और स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं? बताओ बताओ बताओ। स्ट्रेस और स्ट्रेन कितने टाइप का होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस उसमें 2 थे, एक तो कौन सा था? टेंसाइल, और दूसरा था कंप्रेसिव, था ना? उसमें उससे एक स्ट्रेन पैदा हुआ था, उस स्ट्रेन का नाम क्या? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नंबर 1। उसके लिए स्ट्रेस भी आया, स्ट्रेन भी आया, उसके लिए एक कांस्टेंट होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरा
शेयरिंग स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस, उससे क्या उत्पन्न हुआ था? टेंसाइल स्ट्रेन या शेयरिंग स्ट्रेन, उसके लिए एक और दूसरा कांस्टेंट इसी को। तीसरा वॉल्यूम चेंज हुआ था, वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब वॉल्यूम या हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या हुआ था? वॉल्यूम चेंज हुआ था, और तो उसको हम क्या बोल दिया? वॉल्यूम स्ट्रेन। तो ये 3 टाइप का हो सकता है। कितने टाइप का? पहला हो जाएगा क्या, ये कर लेते हैं, उसके बाद जो है 3। ठीक है। अब देखो हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस था और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उनको एक नाम देंगे। मतलब लेंथ में कम ज्यादा होंगे ना, लेंथ बढ़ाई, स्ट्रेस लगाएंगे तो बढ़ जाएगी, ऊपर लगाएंगे कंप्रेस करेंगे वो कम हो जाएगी। उसके लिए हम यूज करते हैं मॉडुलस, जिसका नाम है यंग मॉडुलस। क्या नाम है? यंग मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस आया समझ में? ये किसके लिए? ये जो हमने किया लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इनका रेशियो है क्या कहलाएगा? यंग मॉडुलस। आया समझ में? नहीं आया? सिंपल सी बात है। दूसरा हमारे पास कौन सा? दूसरा हमारे पास स्ट्रेन कौन सा था या स्ट्रेस कौन सा था? टेंजेंशियल। आया समझ में? नहीं है? टेंजेंशियल था कि नहीं था? और शेयरिंग, एक ही बात है। तो दूसरा जो स्ट्रेस या जो हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, उस कांस्टेंट का नाम हो जाएगा शेयर मॉड्यूलस। क्या हो जाएगा? हाँ, शेयर मॉडुलस या मॉड्यूलस। इसमें क्या हो जाएगा? शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। तीसरा वॉल्यूम वाला था, तो वॉल्यूम मॉडुलस या बल्क मॉडुलस, क्या बोलेंगे? बल्क का। हाँ। आया समझ में? वही हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। आया समझ? और इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, तो ये कल पढ़ते हैं। तो तुमको स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला पता है, रख देंगे। शेयरिंग स्ट्रेन फॉर्मूला पता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है, रख देंगे। इसका मैं लिख लेता हूं, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन, हाँ ठीक है, नहीं इसे लिखते हैं जी से। आया समझ में? नहीं आया? और उसी टाइप से इसका हो जाएगा, कल करते हैं। हाँ।